तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज अपन बात करेंगे इतिहास के बारे में और अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। तो देखो, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कहाँ तक, शक्ति कुमार तक। अब उससे आगे अपन बात करते हैं अगले शासक कौन। अगले शासक रण सिंह या इन्हीं को बोलते हैं करण सिंह। रण सिंह या करण सिंह। तो इनके शासनकाल में एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इनके शासनकाल में रावल तथा राणा शाखा, देखो अब से पहले आ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ कौन थे, गोइल। लेकिन अब दो शाखाएं हो गई, कौन कौन सी, रावल शाखा और राणा शाखा। किसके शासनकाल में, रण सिंह या करण सिंह। पूछा जा सकता है कभी भी, अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो किसके शासनकाल में जो मेवाड़ का गोइल वंश था वो दो भागों में बट गया था, तो वो कौन थे, रण सिंह या करण सिंह। कौन कौन से थे दो भाग, रावल शाखा और दूसरी आएगी कौन सी, राणा शाखा। रावल शाखा का अंतिम शासक आज पढ़ेंगे अपन, कौन, रावल रतन सिंह। तो इनके शासनकाल में रावल शाखा तथा राणा शाखा का विभाजन हो गया। मतलब अब गोइल बट गए दो भागों में, रावल और राणा। इनके बड़े पुत्र, इनके भी दो पुत्र थे, तो इनके बड़े पुत्र रावल क्षेम सिंह शासक बने तथा छोटे पुत्र राहब को सिसोदा ठिकाना सौंपा गया। इनके वंशज क्या कहलाए भाई, राणा कहलाए। देखो, काम की दो ही बातें हैं, करण सिंह या रण सिंह में। तो इनके शासनकाल में क्या हुआ, मेवाड़ का जो गोहिल वंश था वो दो भागों में बट गया। कौन कौन से, रावल प्लस दूसरा कौन सा था, राणा शाखा। रावल शाखा की अगर बात करें तो वो सबसे पहले कौन, इनके सबसे बड़े पुत्र रावल क्षेम सिंह शासक बने, जो कौन सी शाखा से थे, रावल शाखा से। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन होगा, रावल रतन सिंह। तो इनके छोटे पुत्र राहब को कौन सा गांव, कौन सा ठिकाना दिया गया, सिसोदा ठिकाना। और इनके वंशज क्या कहलाए, राणा कहलाएंगे। इनके जो वंश में जो भी आएंगे वो क्या कहलाएंगे, राणा। अब देखो, करण सिंह या रण सिंह की बात हो गई। उनके बाद बात करते हैं अपन किनकी, क्षेम सिंह की। इनका पुत्र क्षेम सिंह, नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर लेते हैं। क्षेम सिंह, देखो क्षेम सिंह में खुद में तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन इनके दो पुत्र थे। एक था कौन, सामंत सिंह, और दूसरा था कौन, कुमार सिंह। तो क्षेम सिंह के दो पुत्र कौन, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह के समय आक्रमण किया किसने भाई, अपन ने जब जालोर के चौहान, जिनको क्या कहा जाता है, सोनगरा चौहान। अपन ने देखा था कि जालोर के कीर्तिपाल या कीतू ने किस पर आक्रमण किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो किन के समय किया था, सामंत सिंह के समय। कीर्तिपाल ने किन के समय, सामंत सिंह के समय। कीर्तिपाल ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया वह जीत लिया।
तो किसने आक्रमण किया, किसके समय किया, तो छेम सिंह का पुत्र कौन, सामंत सिंह, इसके समय आक्रमण किया किसने, जालोर के सोनगरा चौहान, और उनमें भी कौन था, जालोर के सोनगरा चौहानों में कीर्तिपाल या कीतु। नैनचंद्र सूरी ने एक महान योद्धा कहा है किसको, कीर्तिपाल या कीतु को। तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ को जीत लिया किसने, कीर्तिपाल या कीतु ने। तो सामंत सिंह यहां से कहां चला गया, वागड़ चला गया। सामंत सिंह, अब देखो चित्तौड़ पर अधिकार हो गया किसका, कीर्तिपाल या कीतु का। तो सामंत यहां से निकल कर चला जाता है कहां, वागड़। वागड़ चला गया। वागड़ कौन सा क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है, वही कहलाता है क्या, वागड़ प्रदेश। और वागड़ प्रदेश में ही पड़ता है क्या, कंठल का ताजमहल, कहाँ, प्रतापगढ़ में, वागड़ क्षेत्र के आसपास, जिसे कहा जाता है क्या, कंठल का ताजमहल क्या है, काका जी की दरगाह, उसी को कहा जाता है कंठल का ताजमहल। उसके अलावा हाड़ौती का ताजमहल की बात करें तो वो कहा जाता है किसको, अबली मेणी का महल। वैसे ताजमहल की फुअड़ नकल बीबी जरीना का मकबरा वो कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसी के साथ साथ अब मैंने आपको बताया था क्या, कनफटे जोगियों का कुंभ वो कहा जाता है भर्तरी धाम, अलवर को कहा जाता है। ठीक है, तो कीर्तिपाल ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ को जीत लिया। सामंत सिंह कहाँ चले गए, यहाँ से वागड़ चले गए। और तराइन के युद्ध में, तराइन के युद्ध में सामंत सिंह की मृत्यु हो गई। तराइन के युद्ध में सामंत सिंह की मृत्यु हो गई। इसका मतलब तराइन के दूसरे युद्ध में भाग ले रहा है, इधर से कौन, सामंत सिंह भी जा रहा है। ठीक है, तो ये बातें थी किनके बारे में, सामंत सिंह। इसका जस्ट उल्टा जाएगा वहां क्या, कुमार सिंह या इन्होंने कीर्तिपाल को हराकर मेवाड़ पर वापस अधिकार कर लिया। तो ये बातें थी किनके बारे में, छेम सिंह के पुत्र कौन, सामंत सिंह और कुमार सिंह। तो सामंत सिंह के समय जालोर का कीर्तिपाल ने किस पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ को क्या कर लिया, जीत लिया। सामंत सिंह यहाँ से निकलकर कहाँ चला जाता है, वागड़, डूंगरपुरिया, बांसवाड़ा के क्षेत्र में। और तराइन के युद्ध में सामंत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। उन्हीं के दूसरे भाई थे किसके, सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह। और कुमार सिंह ने क्या किया भाई, इन्होंने कीर्तिपाल को हराकर वापस क्या कर लिया, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो ये थी, पहले पढ़ा अपन ने करण सिंह, या करण सिंह के बाद अपन पढ़े छेम सिंह, रण सिंह, या बोले तो करण सिंह के समय में क्या हुआ था, गुहिल थे जो दो भागों में बट गए थे, कौन कौन से, रावल शाखा और दूसरी थी राणा शाखा। उसके बाद बात की अपन ने छेम सिंह के दो पुत्र सामंत सिंह और कुमार सिंह। अब अपन पढ़ते हैं तीसरे राजा, और वो कौन से हैं, जयत्र सिंह। तो मेवाड़ में जो रावल शाखा है उसका अंतिम शासक कौन होगा भाई, रावल रतन सिंह। और प्रथम जो है वो कौन हो रहे हैं, छेम सिंह, जो रण सिंह या कर्ण सिंह के क्या है, पुत्र। अब अपन बात करते हैं कौन, रावल जयत्र सिंह। ये चल रही है कौन सी शाखा, रावल शाखा। और रावल शाखा के अगले शासक हैं कौन, रावल जयत्र सिंह। जयत्र सिंह के समय का एक युद्ध इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है नहीं इसमें इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक युद्ध है, कौन सा, भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध कब हुआ था भाई, 1227 में। 1227, वैसे ध्यान रख लेना कब, 1200 में भूताला का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो मेवाड़ का तो था कौन, जयत्र सिंह, और उसके विपक्ष में था कौन, इटी यानी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, देखो सल्तनत काल में अपन पढ़ते हैं कौन कौन से वंश, गुलाम
खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। उस गुलाम वंश में आता है कौन? इल्तुतमिश। तो उन्होंने इन दोनों के बीच हुआ भूताला का युद्ध। इंपॉर्टेंट है ये, देखो कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भूताला का युद्ध कब हुआ, डेट भी याद रखनी है। मैं आपको कहीं नहीं कहता कि डेट याद रखो, लेकिन कुछ ही डेट होती है जो मैं खुद बताऊंगा आपको, वो डेटें आपको याद रखनी है। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है, बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा। खानवा का युद्ध है, उसकी भी डेट, महीना, दिन भी याद रखना होता है। उसी प्रकार भूताला का युद्ध, इसकी डेट आपको याद रखनी है कब, 1227 में। किस किस के बीच? जैत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश के बीच। इस युद्ध में जीता कौन? जीता जैत्र सिंह, मतलब दिल्ली सल्तनत तक को हरा दिया था किसने? जैत्र सिंह ने। किसके खिलाफ था? इल्तुतमिश। देखो जीत तो गया जैत्र सिंह, लेकिन जो राजधानी थी कौन सी? आहड़ या नागदा, सॉरी नागदा। नागदा को राजधानी बनाया किसने था? बप्पा रावल ने। उसके बाद राजधानी दूसरी बना रहा है कौन? आलू रावल या अल्लठ। उसने राजधानी बना दी थी किसको? आहड़ को। तो ये जो राजधानी थी उसको नष्ट कर दिया किसने? इल्तुतमिश ने। अब देखो यहाँ राजधानी अगर नष्ट हो गई तो दूसरी राजधानी बनानी पड़ेगी किसको? जैत्र सिंह को। अब इन दोनों के बीच जो ये युद्ध हुआ, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी एक लेखक है कौन? जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी, इनकी एक पुस्तक है कौन सी? हम्मीर मद मर्दन। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये किताबें, आपको याद रखनी है। जैसे हम्मीर महाकाव्य किसने लिखी थी? नयनचंद्र सूरी ने। हम्मीर रासो किसने लिखी थी? सारंगधर या जोधराज ने। उसके अलावा अपन और किताबों की बात करें तो प्रबंध कोश किसने लिखी थी? राजशेखर ने। और भी एक दो किताबें जिनके बारे में अपन ने चर्चा की थी, जैसे ताज उल मासिर, वो पुस्तक किसने लिखी थी? हसन निजामी ने। किताब लास्ट में भी करवाएंगे आपको एक साथ करवा के। तो ये पुस्तक थी कौन सी? जयसिंह सूरी की हम्मीर मर्दन। इस बुक से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? भूताला का युद्ध, जो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश। क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि भूताला युद्ध की जानकारी हमें कौन सी किताब से मिलती है? तो कौन सी किताब है? हम्मीर मर्दन, जो लिखी किसने थी भाई? जयसिंह सूरी ने। इन्होंने क्या किया? परमारों को हराकर, आबू के परमारों को हराकर, चित्तौड़ को राजधानी बनाया। चित्तौड़ को राजधानी बनाया। अब आगे राजधानी क्या रहेगी? चित्तौड़। इसका मतलब है, ये भी अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन बनता है कि चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? वो तो कौन था? रावल शाखा का जैत्र सिंह। तो नागदा को राजधानी किसने बनाई थी? पीछे पढ़ने पड़ा। बप्पा रावल ने आलू रावल या अल्लठ हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। मेवाड़ में नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत भी किसने की थी? अल्लठ या आलू रावल ने। और उसी ने उप राजधानी बनाया था किसको? आहड़ को। तो चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? वो था रावल जैत्र सिंह। इनका जो शासनकाल है, इनके शासनकाल को, इनके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़, इनके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी, स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसका मतलब है कि जैत्र सिंह के बारे में जो भी लाइन पढ़ी है वो सभी क्या है? इंपॉर्टेंट। जैत्र सिंह के समय कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। कब? 1227 में। किस किस के बीच? जैत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश के बीच। ये युद्ध जीत तो गया था कौन? जैत्र सिंह, लेकिन नागदा को नष्ट कर दिया था लौटती हुई सेना इल्तुतमिश की ने। इस युद्ध की जानकारी हमें जयसिंह सूरी की पुस्तक है कौन सी? हम्मीर मर्दन, उससे जानकारी मिलती है। परमारों को हराकर राजधानी बनाया चित्तौड़ को। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो वो कौन थे? रावल जैत्र सिंह। इनके शासनकाल को कहा जाता है मध्यकालीन मेवाड़ का शासनकाल। तो पीछे अपन ने चौहानों में पढ़ा था क्या कि अजमेर के चौहानों का निर्माण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो उसमें अपन ने चर्चा की थी किसका? अजय राज का जो शासनकाल है वो चौहानों का निर्माण काल कहलाता है। उसके अलावा बात करें अपन तो चौहानों का स्वर्णिम काल किसका शासनकाल कहलाता है? तो वहां अपन ने पढ़ा था विग्रह राज चतुर्थ या बीसल देव, उसके शासनकाल को चौहानों का क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल। उसी प्रकार से मध्यकालीन मेवाड़ का जो स्वर्णिम काल है वो किसके शासनकाल को कहा जाता है? रावल
जैत्र सिंह को। अब जैत्र सिंह के बाद एक अगले शासक आते हैं, उनके बारे में भी एक ही लाइन है, ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो राजस्थान की कला और संस्कृति से और जुड़ती है। जब अपन मेवाड़ चित्र शैली पढ़ते हैं वहां जाकर वो लाइन आती है, तो यहीं से याद रख लो, एक लाइन कम हो जाएगी किसके, कला और संस्कृति की। अगले हैं रावल तेज सिंह। तेज सिंह, इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्री चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री चूर्णी चित्र का अंकन हुआ। किसके समय हुआ? तेज सिंह। तो तेज सिंह के शासनकाल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री चूर्णी जो चित्र था इसका चित्रण हुआ। याद रखना, ये मेवाड़ में जो प्रथम चित्रित ग्रंथ किसको माना जाता है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री चूर्णी। जब अपन राजस्थान की चित्र शैलियां पढ़ते हैं कला और संस्कृति के अंतर्गत, तो वहां भी ये लाइन आती है श्रावक प्रतिक्रमण। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, देखो मैंने भी देखा है एक दो एग्जामों में कि सीधा ही पूछता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री चूर्णी का चित्रण किस राजा, पूछा जाता है वहां किस राजा के शासनकाल में हुआ, तो वो राजा कौन थे? तेज सिंह के समय इस चित्र का चित्रण हुआ। अगले शासक देखते हैं कौन अपन, रावल समर सिंह। रावल समर सिंह, ये छोटे छोटे राजा हैं, इनके बारे में एक एक दो दो लाइनें हैं। इन्होंने क्या किया? 1299 में, 1299 पीछे भी पढ़ा था अपन ने, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो 1299 एक की 1299 गुजरात अभियान, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए जो सेना जा रही है, तो 1299 में गुजरात जा रही एक के, देखो एक के को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वैसे कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। बर्बर के बात कर ली, इसके बारे में चौहानों के बारे में, हमीर देव चौहान, वहां जो पढ़े हैं वहां खूब चर्चा कर ली किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की और अलाउद्दीन खिलजी की। कौन थे? तो ये जब सल्तनत काल पढ़ते हैं अपना, तो वहां अपना सबसे पहले 5 जो वंश थे उनके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से वंश थे वो? सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में आता है कौन सा? खिलजी वंश। खिलजी के बाद तुगलक, सैयद और लोधी वंश। तो खिलजी वंश में से शासक थे कौन? पहले जलालुद्दीन खिलजी। इस जलालुद्दीन खिलजी का ही भतीजा और इसी का जमाई दोनों एक ही था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जो कहते हैं ना कि जलालुद्दीन खिलजी का क्या काट दिया था इसने? सर काट दिया था, और उसके बाद खुद शासक बन गया था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो 1299 में गुजरात जा रही एक की यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रास्ता दिया, वह उनसे कर वसूला। ये बात गड़बड़ करेगी आगे जाके, किसके समय? रतन सिंह के समय। देखो अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही है गुजरात अभियान पे, लेकिन इसी समय मना कर दिया था इनको जाने से। किसने? अपन ने पढ़ा था कहाँ? जालोर, कानड़देव और वीरमदेव। कानड़देव प्रबंध, वीरमदेव सोनगरारी बात, किताबें लिखी थी कि उसने पद्मनाथ जी ने। तो वहां अपन ने देखा था कि गुजरात जा रही है अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रोक दिया था किसने? कानड़देव और वीरमदेव ने। उसके बाद वो सेना कहां से गई थी? तो वो सेना इधर से होके गई थी, मेवाड़ होते हुए वो सेना गई थी, और उस सेना से कर ले लिया था किसने? रावल समर सिंह ने। तो लड़ाई किसके साथ होगी? बेटे के साथ। लेकिन उस लड़ाई के बीच कौन बोल रहा है? तो वो बाप बोल रहा है, कौन? रावल समर सिंह, जिन्होंने 1299 में गुजरात जा रही खिलजी सेना से क्या कर लिया था? टैक्स लिया था। और एक चीज और, अपन पीछे देखे तो हमीर में अपन ने पढ़ा था हमीर की दिग्विजय नीति। दिग्विजय नीति के तहत, ये लाइन लिखनी नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको। दिग्विजय नीति के तहत हमीर ने इनको हराया था।
किसको हराया था भाई? समर सिंह को। किसने? हमीर देव चौहान ने किसको? रावल समर सिंह को। तेज सिंह के समय एक चित्र है कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री चूर्णी। इस चित्र का क्या हुआ था? अंकन हुआ था। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी अपन ने देखा क्या? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो वो कौन से थे भाई? जयत्र सिंह। जयत्र सिंह के समय एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं क्या? भूताला का युद्ध, जो कब हुआ? 1227 में। किस किस के बीच हुआ? एक तरफ थे जयत्र सिंह, दूसरी तरफ थे कौन? इल्तुतमिश। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जय सिंह सूरी की पुस्तक है कौन सी? हम्मीर मद मर्दन। देखो यहाँ हम्मीर जो शब्द यूज हुआ वो इल्तुतमिश के लिए यूज हुआ है, ना कि हम्मीर देव चौहान के लिए। वो तो पहले ही चले गए थे। तो यहाँ हम्मीर जो शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ है? तो वो यूज हुआ है किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए। अब बात करते हैं अपन रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह ज्यादा शासन नहीं करेगा बेचारा, 1 साल ही करेगा, 1302 से 1303। मैं आपको शासनकाल लिखवा नहीं रहा हूँ, बस जो काम के हैं उन्हीं के शासनकाल के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ये रावल शाखा का कैसा होगा? अंतिम शासक। इन पे आक्रमण कर देगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण क्यों कर रहा है? तो सबसे पहले देखिए अपन एक के आक्रमण के कारण। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण। तो इन पे आक्रमण क्यों कर रहा है? तो देखो सीधा सीधा है। एक तो कौन सी नीति? साम्राज्यवादी नीति। ये तो कहीं भी चिपका दो वहीं चलेगा, साम्राज्यवादी नीति। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो मेवाड़ या चित्तौड़ दुर्ग का, या बोले तो मेवाड़ का सामरिक, आर्थिक और भौगोलिक महत्व। सामरिक, आर्थिक और भौगोलिक महत्व। साम्राज्यवादी नीति तो मतलब अपने साम्राज्य का क्या करूं? विस्तार। उसके अलावा मेवाड़ का कैसा? सामरिक। सामरिक यानी सेना से संबंधित। उसके अलावा आर्थिक। आर्थिक यानी धनिया पैसे संबंधित। और भौगोलिक यानी कि क्षेत्र की दृष्टि से उसका महत्व। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण। तो यही एक रीजन हो रहा है इसका आक्रमण का कारण कौन? पद्मनी। पद्मनी की सुंदरता। देखो ये रीजन कौन बताते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है कौन सा? पद्मावत। देखो ये जितनी भी किताबें आ रही हैं सारी याद रखनी है आपको। हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप, 1 या 2 किताब जरूर पूछी जाती है। तो जैसे पीछे बात करें अपन ने कौन सी? हम्मीर मद मर्दन किसने लिखी थी? जय सिंह सूरी ने। उसी प्रकार पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये पद्मनी की सुंदरता वाली देखो सभी, जैसे अमीर खुसरो दरबारी विद्वान थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, जिनको कहा जाता है क्या? तोताए हिंद। अमीर खुसरो के गुरुजी कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने किसी को कहा था कब? जब अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब की, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ठीक है। तो पद्मनी की सुंदरता जो ये रीजन है ये बता रहे हैं कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। जबकि अमीर खुसरो जो अपने शासनकाल में थे वो गलत बताते हैं इस कहानी को। देखो कहानी क्या थी कि एक पद्मनी के पास तोता था, वो उड़ के आ जाता है। बाद में रतन सिंह उस तोते को खरीद लेते हैं। जब वो तोता बताता है उनको कि एक सुंदर, बहुत सुंदर राजकुमारी है जो कहाँ है भाई? श्रीलंका में। तो उसको प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं रतन सिंह का सिंगल द्वीप या श्रीलंका में चले जाते हैं। जब देखते हैं तो उसकी सुंदरता पर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कौन? रतन सिंह। और शादी करके यहाँ ले आते हैं उसको अपने दरबार में। रतन सिंह के दरबार में एक आदमी और था, राघव चेतन। वो खबरी आदमी था, मतलब गद्दारी। उसकी भी नजर थी किस पे? पद्मनी पे। तो गड़बड़ वो भी करना चाहता था, लेकिन इस बात का पता चल गया, पद्मनी ने बता दिया किसको? रतन सिंह को। जब रतन सिंह को अपने प्रति गद्दारी की बू आई तो उसने निकाल के फेंक दिया किसको? राघव चेतन को। ये राघव चेतन चला गया किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी को बताता है कि एक रानी है जो बहुत सुंदर है, और सीधी सी बात है हर नायाब चीज पे खुद का नियंत्रण स्थापित करना चाहता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आता है दिल्ली से और रतन सिंह को कहता है कि भाई मैं तेरे से संधि करना चाहता हूँ, पहले बात करेंगे। जब बात करते हैं तो ये अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि मैं एक बार पद्मनी को देखना चाहता हूँ, मैंने इसकी बहुत सुंदरता की चर्चे सुनी है। जब वो मना कर देता है, लेकिन बाद में जब कहते हैं उसको शीशे या आईने से दिखाया जाता है। जब
जल में उसका प्रतिबिंब देखता है तभी बेहोश होकर गिर जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। देखो गड़बड़ तो यहीं कर दी, क्या कि उसको शीशे में दिखाया, अरे उसको जब शीशे में दिखाने से वो बेहोश हो गया तो उसको सीधा ही दिखा देते, अलाउद्दीन खिलजी का काम तो वैसे वहीं खत्म हो जाता। लेकिन रतन सिंह ने ये गड़बड़ कर दी, तो वहां से रतन सिंह को कैद करके दिल्ली लेके चला जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बाद में उसको छुड़ाने के लिए जाती हैं पालकियों में बैठकर, लगभग 1600 रानियां जाती हैं पालकियों में बैठकर, प्लस साथ में ही जाते हैं कौन? गोरा और बादल। वो वहां से छुड़ा के तो लेके आ जाते हैं, लेकिन जब बाद में 1303 में लड़ाई होती है तो उसमें शहीद हो जाते हैं। तो केसरिया तो किस किस ने किया? रतन सिंह ने, प्लस गोरा और बादल, प्लस जौहर की बात करें तो पद्मनी, प्लस उनके साथ कितनी 16,000 रानियों ने क्या किया था? जौहर किया था। तो ये बातें थी। देखो पद्मनी के बारे में देख ले थोड़ा सा। पद्मनी, वैसे तो मैंने कहानी बताई, देखो कहानी का औचित्य थोड़ा सा चीजों को रिमेम्बर करवाना है, बाकी एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ था, अपने को सिर्फ क्वेश्चनों से मतलब होना चाहिए। तो पद्मनी कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये सिंगल द्वीप, सिंगल द्वीप या इसी को बोलते हैं श्रीलंका। भारत से अलग होता है किससे? पाक जल डमरू से अलग होता है। सिंगल द्वीप या श्रीलंका की राजकुमारी थी। एक द्वीप हो रहा है कौन सा? वैसे बता रहा हूं, यहां कोई संबंध नहीं है उसका। कच्छा तीबू, एक द्वीप है कच्छा तीबू, याद रखना, याद रह जाए तो। भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का एक रीजन है। भारत और श्रीलंका के बीच विवाद के बहुत से कारण हैं, लेकिन उनमें एक कारण कौन सा है? कच्छा तीबू द्वीप। मछुआरों का मुद्दा, उसके अलावा चीन में श्रीलंका में चीन का निवेश, कोलंबो पोर्ट, ये सभी विवाद के रीजन है किन किन के बीच? भारत और श्रीलंका। लेकिन यहाँ पर बात करें सिंगल द्वीप, श्रीलंका की राजकुमारी थी कौन? पद्मनी। अगर इसके पिता की बात करें तो इसके पिता का नाम था क्या? गंधर्व सेन। पिता गंधर्व सेन। माता का नाम था चंपावती। और इस पद्मिनी के पास एक तोता और था, उस तोते का क्या नाम था भाई? हीरामन तोता। देखो इस हीरामन तोता को भी बोलते हैं गागरोनी तोता। एक नाम और है इसका, इसी को बोलते हैं क्या? हिंदुओं का आकाशलोचन। हिंदुओं का आकाशलोचन। तो तोता ए हिंद किसको बोलते हैं? अभी पीछे बताया मैंने वीडियो में आपको। तोता ए हिंद किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को, जिनके गुरु कौन? निजामुद्दीन औलिया। जब गुरु मर जाते हैं तब अमीर खुसरो लिखते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भरी चहुदेश। इसका सेंस कुछ अलग होता है, लेकिन मैं बताऊं मेरे गुरुओं ने इसका क्या है अर्थ थोड़ा सा गलत बताया था। मैं कभी आपको अगली वीडियो में गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भरी चौदेश, इसका अर्थ बताऊंगा कभी नेक्स्ट वीडियो में। तो तोता है हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तो पद्मिनी के पिता गंधर्व सेन, माता कौन? चंपावती। इसका तोता कौन सा था? हीरामन तोता या गागरोनी तोता। इसी को कहा जाता है हिंदुओं का आकाशलोचन। इसको गागरोनी तोता क्यों कहा जाता है? देखो ये गागरोन दुर्ग झालावाड़, इसमें यही पड़ता है एक अभ्यारण्य कौन सा? दरा वन्य जीव अभ्यारण्य, या जिसको पहले नाम था उसका क्या? मुकुंदरा हिल्स, जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों पर पड़ता है, उस अभ्यारण्य में पाया जाता है ये गागरोनी तोता, जिसे कहा जाता है हिंदुओं का आकाशलोचन। तो ये इतनी बातें थी। इसके बाद अब मैं इसको क्या करता हूँ? मिटाता हूँ, बाद में लिखता हूँ। अब यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इस हीरामन तोता या गागरोनी तोते के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू मतलब इंसानों की नकल कर सकता है, इंसानों की तरह आवाज भी निकाल सकता है। देखो पॉसिबल तो लगता नहीं कि एक तोता ही इंसानों की तरह बोलने लग जाए। अगर बोलने लग जाए तो फिर इंसानों का काम ही क्या रह जाएगा? सारी गड़बड़ तो तोते ही कर देंगे फिर। ठीक है, तो पिता कौन? गंधर्व सेन। माता कौन? चंपावती। तोता कौन? हीरामन तोता या गागरोनी तोता, जिसी को क्या कहा जाता है? हिंदुओं का आकाशलोचन। तो यहाँ क्या हुआ? अब गड़बड़ कर रहा है कौन? राघव चेतन। तो रतन सिंह ने
राघव चेतन को दरबार से निकाल दिया। वह राघव चेतन एके की अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। देखो दरबार को आदमी चले हुए कौन कने, दुश्मन कन। कहते हैं ना कि दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को तो पता ही क्या दर्द किस चीज से होता है। ठीक है, तो जाके वही नब्ज बता दी किसको, जाके अलाउद्दीन खिलजी को किसने, राघव चेतन ने। और वही उसी नब्ज को दबा देगा फिर जाके कौन, अलाउद्दीन खिलजी। जाके बता दिया कि एक बहुत सुंदर रानी है। देखो पहले के जो युद्ध भी हुए थे किनके, जर जमीन जोर, मतलब उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन थी, औरतें। इन्हीं के चक्कर में क्या हुआ था, लड़ाई देखने के लिए आ गया। और देखने के लिए आते किसको कैद कर लिया, रतन सिंह को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को धोखे से कैद कर लिया। वह अपने साथ दिल्ली ले गया। दिल्ली आज ही महत्वपूर्ण नहीं थी, दिल्ली पहले से ही महत्वपूर्ण थी। जो इंपॉर्टेंट जो राजा होते थे, साम्राज्य का चलाते थे, वो कहां से चलाते थे, दिल्ली। एक शासक हुआ था जिसने गड़बड़ करने की कोशिश की थी, उसने दिल्ली की जगह देवगिरी को राजधानी बनाने की कोशिश की थी। वो कौन सा था, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। एल्फिंस्टन एक इतिहासकार हुए थे, कौन, एल्फिंस्टन ने कहा था किन के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसमें पागलपन के गुण आज भी विद्वान है। उसके मरने पर भी लोगों ने कहा था कि भाई इसके मरने पर, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पर प्रजा को तो तुगलक से, और तुगलक को क्या हो गया, प्रजा से मुक्ति मिल गई। देखो ये सब कहने की बात है, लेकिन बुद्धिमान शासक भी था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी योजनाएं थी जो दूरदर्शी थी, जिनको जनता समझ नहीं पाई, इसी वजह से कहा जाता है। देखो दिल्ली तो उत्तर में पड़ जाता है, इसने देवगिरी को भारत के बीचों बीच राजधानी बनाने की सोची थी, ताकि पूरे क्षेत्र पर क्या किया जा सके, नियंत्रण। तो एके ने रतन सिंह को कैद कर लिया, वह अपने साथ कहां ले गया, दिल्ली। जिसको छुड़ाते समय गोरा वह बादल की मृत्यु हो गई। आ गए ना दो इंपॉर्टेंट सेवक, सेनापति। मैंने पीछे भी पढ़ने बात की थी दो, कौन, जैता कूपा वास्तुपाल तेजपाल, उसके अलावा गोरा बादल, रणमल रत्तीपाल, आला उदल। एक साथ लिखवाएंगे किसके कौन थे, जैसे हमीरदेव चौहान के कौन थे, रणमल और रत्तीपाल। उसी प्रकार से गोरा और बादल किसके, पद्मिनी वाले। उसके अलावा अपन बात करें जैता और कूपा, ये किसके थे, मालदेव की। ठीक है, परमार शासक के थे कौन, आला और उदल। पीछे चर्चा की अपन ने, जब चौहान पढ़े हैं तब उनके बारे में। भोज परमार के थे कौन, आला और उदल। तो एक ने रतन सिंह को धोखे से कैद कर लिया, वो अपने साथ कहां ले गया, दिल्ली। जिसको छुड़ाते समय गोरा और बादल की क्या हो गई, मृत्यु। गोरा तो कौन था, इसका भाई, किसका, पद्मिनी का। और बादल कौन था, भतीजा। वैसे ध्यान रखना, ये क्या था, भतीजा। कोई सा एक याद रख लेना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अपन बात करते हैं अब चित्तौड़ का प्रथम शाखा। नीचे दिखेगा नहीं, मैं इसी को मिटा के एक बार ऊपर रख लेता हूं, इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट मार लो आप, देखो। अगला है चित्तौड़ का प्रथम शाखा। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ भाई, 1303 में। और राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था, 1301 में, रणथंभौर वाला हमीरदेव चौहान के समय। ठीक है, वो कैसा था, जल जोहर था,
ये कैसा है, अग्नि जौहर है। तो प्रथम शाखा, शाखा में दो प्रोसेस होती हैं, एक तो कौन सी, केसरिया, केसरिया तो कौन करते हैं, पुरुष, और दूसरी होती है कौन सी, जौहर, और जौहर कौन करती है, महिलाएं। केसरिया रंग की क्या करते हैं, पगड़ी पहनते हैं। भारतीय झंडे में भी रंग है ना कौन सा, ऊपर ऊपर कौन सा, केसरिया रंग, जो किसका प्रतीक है, त्याग और बलिदान का। तो यहाँ भी किसका प्रतीक है, त्याग और बलिदान। झंडे में दूसरा रंग कौन सा है, सफेद, शांति। तीसरा है हरा, हरियाली, जो निरंतर अग्रसर होने के लिए। उसमें बीच में आता है क्या, एक अशोक चक्र सारनाथ का, जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए संकेत देता है। हरा हरियाली का प्रतीक है। तो उसी प्रकार से केसरिया, केसरिया त्याग और बलिदान। केसरिया किस किसने किया, रतन सिंह, उसके अलावा प्लस गोरा और बादल। जौहर किस किसने किया, पद्मनी, प्लस 1600 रानियां। पद्मनी और 1600 रानियों ने क्या किया, जौहर किया। कहाँ, चित्तौड़ या मेवाड़ में। जो चित्तौड़ का क्या है, प्रथम शाखा कब हुआ, 1303 में। इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है कब हुआ, 1303 में। केसरिया किसने किया, जौहर किसने किया, ये एक एक चीजें याद रखनी है। अब ये तो मर गए, उसके बाद अत्याचार स्टार्ट होते हैं किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मेवाड़ या बोले तो चित्तौड़ में 30,000 लोगों का, 30,000 लोगों का कत्लेआम किया। 30,000 लोगों का कत्लेआम किया, मतलब इतने लोगों को तलवारों की सहायता से काट दिया या मार दिया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अपने पुत्र चित्तौड़, अपने पुत्र खिज्र खां, तो अलाउद्दीन जी का छोरा का ही नाम है उनको, खिज्र खां। चित्तौड़ अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। वह चित्तौड़ का नाम, चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर क्या रख दिया, खिजराबाद। क्या नाम रख दिया, खिजराबाद। इसी प्रकार पीछे अगर अपन बात करें तो झाइनु दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया था, नौशहर। उसी के साथ साथ अगर जालोर दुर्ग का नाम बात करें अपन तो उसका क्या रखा गया था, जलालाबाद। जबालीपुर, जलालाबाद, सोनगिरी, स्वर्णगिरी, कंचनगिरी, ये सभी नाम किसके हैं, जालोर दुर्ग के। तो चित्तौड़ अपने पुत्र किसको, खिज्र खां को सौंप दिया, और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, देखो ये खिज्र खां था, ज्यादा दिन टिका नहीं। खिज्र खां के चले जाने के बाद, खिज्र खां के चले जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को मालदेव सोनगरा, और सोनगरा कहाँ के चौहानों को कहा जाता है भाई, जालोर के चौहानों को। मालदेव सोनगरा, इसी को बोलते हैं मालदेव मूछाड़ा, मालदेव मूछाला, मालदेव मूछाला को सौंप दिया। इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जाती है कई बार, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है कि चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दी थी। पहले तो अपने पुत्र खिज्र खां को, और नाम खिजराबाद। उसके बाद जब खिज्र खां चला जाता है तब किसको दी, मालदेव सोनगरा को। उसी को कहा जाता है कौन, मालदेव मूछाड़ा। और देखे ये बात तो अपन ने पहले ही कर ली क्या, कि रतन सिंह था जो रावल शाखा का क्या था, अंतिम शासक। यही बात कर ले अपन बुक्स की, तो बुक्स एक तो लिखी इसने अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की तो कौन सी थी, खजाइन उल फतू, खजाइन उल फतू। इसी को बोलते हैं तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई। और दूसरी किताब है कौन सी,
मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की बुक कौन सी है? पद्मावत। देखो अमीर खुसरो बताता है कि भाई चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी नीति है, जबकि वो पद्मनी वाली कहानी है वो बताता है कौन? पद्मावत ग्रंथ, जिसके लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने बात की कहाँ के इतिहास के बारे में, मेवाड़ के इतिहास के बारे में। इससे आगे की जो चर्चा है अपन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इतनी देर धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।